स्वागत है। चंडीगढ़ में इस वक्त हम खड़े हुए हैं शौर्य सम्मान के स्टेज पर और आज यहां पर इंडिया न्यूज ने कार्यक्रम रखा था शौर्य सम्मान, जिसमें पुलिस के उन वीरों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अभूतपूर्व योगदान पुलिस सेवा में हरियाणा में किया है। हम आपको मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से हुई बातचीत भी टुनाइट में सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज के सबसे बड़े बवाल की। जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे नए बवाल बढ़ते जा रहे हैं और नया बवाल है शहरी नक्सलवाद का। 11 शहरों में कार्रवाई हुई है, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन पर सबसे सनसनीखेज आरोप ये है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानव बम से हत्या करना चाहते थे, लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ता और विरोधी दल इसको लेकर सड़क पर उतर आए हैं। महाराष्ट्र की पुणे पुलिस के लिए ये 5 लोग शहरी नक्सली हैं, मतलब शहरों में रहकर नक्सलियों की मदद करने वाले, उनकी साजिश में हिस्सेदार। पुणे पुलिस का दावा है कि इन शहरी नक्सलियों ने नए साल पर भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़काने की साजिश रची। The evidence conclusively points to the deliberate involvement and major role played by Varvara Rao, Arun Pereira, Ramon Gonsalves, Sudha Bharadwaj and Gautam Navalkar in the larger conspiracy hatched by the banned organization CPI Maoist. पुलिस का दावा है कि भीमा कोरेगांव की जांच के दौरान ही खुलासा हुआ कि नक्सलियों ने बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आत्मघाती हमला करके मारने की साजिश भी रची थी। पुणे पुलिस कह रही है कि उसके पास इस बात के पुख्ता सबूत भी हैं कि ये 5 आरोपी नक्सलियों के संपर्क में थे, उनकी मदद कर रहे थे। पुणे पुलिस 2 दिन तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दलीलें देती रही, फिर भी दिल्ली से गिरफ्तार गौतम नवलखा और फरीदाबाद से पकड़ी गई सुधा भारद्वाज का ट्रांजिट रिमांड तक हासिल नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों के रिमांड पर भी 5 सितंबर तक रोक लगा दी। तब तक सभी आरोपी अपने घरों में ही नजरबंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार को नोटिस इशू किया है और साथ में ये आदेश दिया है कि इन 5 लोगों को जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है उनको पुलिस कस्टडी में ना ले जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा उन्हीं के घर पर हाउस अरेस्ट में रखा जा सकता है। पुलिस ने जिन लोगों को शहरी नक्सली और पीएम की हत्या के साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया है उनमें सुधा भारद्वाज वकील हैं, गौतम नवलखा पत्रकार हैं और वरवर राव की पहचान क्रांतिकारी कवि की है। वर्नन गोंजाल्वेस कॉलेजों में टीचर रहे हैं और अरुण परेरा खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। इनका झुकाव वामपंथी विचारधारा की ओर रहा है। अब शहरी नक्सली बताए जा रहे इन 5 के समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इन्हें अपनी राजनीति का मोहरा बना रही है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, तो मोदी सरकार पूरी तरीके से बौखला करके और अजीत डोभाल उनके जो सुरक्षा सलाहकार हैं उन लोगों ने ये एक नया मुहावरा गढ़ा है अर्बन नक्सल्स। और अर्बन नक्सल के नाम पर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं और उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। अब इन 5 का ताल्लुक नक्सलियों और माओवादियों से है या नहीं, इसका फैसला अदालत को करना है। खुफिया एजेंसियों के सूत्र बता रहे हैं कि वामपंथी विचारधारा के बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के जरिए नक्सली देश के शहरों में अपना नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। उसी नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस एक्शन में है। हालांकि इस मामले पर भी राजनीति गर्मा गई है। कोई एक घटना नहीं थी भीमा कोरेगांव या बहुत सारी घटना, ये सारी घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से हो रहा है मुझे लगता है कि सही दिशा में जा रहा है और इसके तहत तक हमें जाना चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसी शक्तियां हैं जो इस देश के खिलाफ, हमारे देश की सामाजिक एकता अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो ये सरासर झूठ है, ये झूठा केस है। हम इसको वापस करने के लिए मांग करते हैं और जिनको अरेस्ट किया गया है यही लोग नहीं, उनके पहले 4 और लोगों को अरेस्ट किया था, उनको रिहा करना चाहिए। कोई अगर मोदी जी के खिलाफ बोल देगा तो एक पत्र आएगा जिसमें न किसी के दस्तखत हैं न किसी के साक्ष्य हैं
और उस आधार पे आप किसी को फरीदाबाद से, किसी को हैदराबाद से, किसी को मुंबई से, किसी को कहीं से देश के कोने से आप गिरफ्तार करेंगे। आम आदमी पार्टी इस गिरफ्तारी को उन्हीं गिरफ्तारियों की तरह से देखती है जिस तरह से कोई भी कलाकार, कोई भी एक्टिविस्ट अगर बात उठाता है तो उसके ऊपर सामूहिक हमले किए जाते हैं। आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर तानाशाही राज जो मोदी राज स्थापित है उसके द्वारा हमले के रूप में देख रही है, लोकतंत्र पर हमले के रूप में देख रही है। शहरों में नक्सली नेटवर्क का भीमा कोरेगांव हिंसा और पीएम की हत्या की साजिश का कनेक्शन चुनावी साल में सामने आया है, इसलिए ये मामला अब बेहद पेचीदा और संवेदनशील हो गया है। एक तरफ आंतरिक शांति और पीएम की सुरक्षा का सवाल है तो दूसरी ओर राजनीति का बवाल, और इन दोनों के बीच फंसी है पुणे पुलिस, जिससे साबित करना है कि वो राजनीतिक मोहरा बनकर नहीं, सबूतों के आधार पर एक्शन में आई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लगता है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सितारे गर्दिश में हैं। कारण है उनके चाचा शिवपाल यादव, जो उनसे बुरी तरह से कुपित हैं। अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि वो बीएसपी के साथ महागठबंधन बना ले, लेकिन अब उनके चाचा एक नए गठबंधन का राग अलाप रहे हैं। समाजवादी कुनबे में लंबे समय से चली आ रही कला अब बगावत के रूप में सामने आ रही है। 2019 के चुनाव की उल्टी गिनती के बीच एक बार फिर मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश और भाई शिवपाल के बीच की दरार खाई बनती दिख रही है। लिहाजा साफ इशारा शिवपाल के इस बयान से मिल गया है। मेरे पास तो कोई पद है नहीं, मुझे तो कहीं पर भी किसी भी मीटिंग में बुलाया भी नहीं जाता है, जबकि मैं समाजवादी पार्टी से विधायक भी हूँ। तो मुझे तो अभी कोई लेटर भी नहीं आता है, कोई सूचना नहीं मिलती है। समाजवादी पार्टी में किनारे कर दिए गए शिवपाल अब अपने समाजवादी सेकुलर मोर्चे को मजबूत बनाने का दम भर रहे हैं। वहीं जब एसपी मुखिया अखिलेश यादव से शिवपाल के इस फैसले पर सवाल किया गया तो उनका कहना था 2019 का चुनाव नजदीक है, ऐसी चीजें सामने आएंगी ही। मैंने एक समाजवादी सेकुलर मोर्चा बनाया है जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा है, तो मैंने इसलिए कि हमें पार्टी को मजबूत करना है और इसलिए हमने समाजवादी सेकुलर मोर्चा बनाया है। उत्तर प्रदेश का जैसे जैसे चुनाव आएगा करीब और देश का चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पिछले दिनों खबर आई कि शिवपाल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। शिवपाल के करीबी माने जाने वाले अमर सिंह ने भी कहा था कि उन्होंने बीजेपी के बड़े नेता के साथ उनकी मीटिंग फिक्स कराई थी, लेकिन वे नहीं पहुंचे। अब शिवपाल के ताजा रुख के पीछे अखिलेश को विरोधियों की साजिश नजर आ रही है। ये जब ऑफर आया था तब मैं तो कहीं गया नहीं, तभी मैं नहीं कहीं गया, इसलिए मैंने सोचा है कि समाजवादी सेकुलर मोर्चा, जितने भी उपेक्षित लोग हैं जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा है, और जितने भी छोटे छोटे समाज के जितने भी दल हैं उनको मैं इकट्ठा करेंगे और एक विकल्प के रूप में जरूर हम आगे आएंगे। बीजेपी बहुत होशियार है, उनके लोग बहुत होशियार हैं। मुद्दा बदलना, ध्यान हटाना, लेकिन हम समाजवादियों ने तय किया है और कम से कम मैंने तय किया है कि लोकसभा चुनाव तक ध्यान नहीं हटाएंगे। केवल एक ही लक्ष्य होगा कि समाजवादी पार्टी की सीटें लोकसभा चुनाव में कैसे बढ़ें आगे। अखिलेश और शिवपाल के बीच रिश्ते में खटास 2017 में यूपी चुनाव के पहले आई थी। बात इतनी बिगड़ी कि अखिलेश ने शिवपाल को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। इसके बाद मुलायम कुनबे की लड़ाई सड़क पर आ गई थी। दोनों के बीच सुलह की काफी कोशिशें हुई। खुद मुलायम ने कई बार इसके लिए पहल की, बीच में बात बनती भी दिखी, लेकिन 2019 के चुनाव से पहले अब एक बार फिर घमासान छिड़ा है। अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। राहुल गांधी नोटबंदी को कहीं भी उठाने से नहीं चूकते, लेकिन इस बार भी उनका यह सिक्का नहीं चला। राहुल गांधी ने कई बार पूछा कि आखिरकार नोटबंदी से कितना पैसा बैंकों को मिला, लेकिन अब आरबीआई ने
पौने 2 साल बाद इसका पूरा इतिहास दे दिया है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 को पीएम के इस ऐलान ने देश भर में अफरा तफरी मचा दी थी। काले धन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताते हुए सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। मंशा थी कि इस कदम से देश में जमा काला धन रद्दी हो जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था में सिर्फ व्हाइट मनी ही रह जाएगी। वो दिन था और आज का दिन है। आरबीआई को 21 महीने लग गए ये बताने में कि नोटबंदी के दौरान कितना पैसा बैंकों में वापस आया। अब रिजर्व बैंक ने आंकड़े जारी कर कहा है कि नोटबंदी के दौरान बंद हुए लगभग सभी पुराने नोट वापस आ चुके हैं। आरबीआई ने कहा कि नवंबर 2016 में नोटबंदी लागू होने के बाद बंद किए गए 500 और 1000 रुपए के नोटों का 99.3% बैंकों के पास वापस आ गया है। नोटबंदी के समय मूल्य के हिसाब से 500 और 1000 रुपए के 15.41 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन में थे। इनमें से 15.31 लाख करोड़ रुपए के नोट बैंकों के पास वापस आ चुके हैं। नोटबंदी को लेकर पहले से सरकार पर हमलावर कांग्रेस ने अब आरबीआई की इस रिपोर्ट के आधार पर एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सरकार ने नोटबंदी के या नोट बदली के मुल्क के सामने रखे थे, वो तीनों उद्देश्य सरकार पूरा नहीं कर पाएगी। और जैसे जैसे आंकड़े आते गए, जैसे जैसे परतें खुलती गई, ये बात बिल्कुल साफ होती रही कि नोटबंदी या नोट बदली करने से पहले सरकार ने इसके ऊपर गहराई से विचार नहीं किया। कांग्रेस ने दावा किया है कि आरबीआई के इन आंकड़ों में नोटबंदी के बाद जांच एजेंसियों की ओर से जब्त रकम शामिल नहीं है, न ही इसमें वो रकम शामिल है जो कोऑपरेटिव बैंकों ने लोगों से लिए, लेकिन आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंकों से नहीं ली। इसमें नेपाल और भूटान में रद्दी हुए नोटों का आंकड़ा भी शामिल नहीं है। ऐसे में जब फाइनल आंकड़े सामने आएंगे तो कहीं नोटबंदी के बाद बैंकों में वापस आई रकम चलन में रहे 15.41 लाख करोड़ से ज्यादा न हो जाए। प्रधानमंत्री को इस मुल्क से इस मोहम्मद बिन तुगलकी फरमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। आरबीआई के आंकड़े सामने आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि लोगों को ये जानने का अधिकार है कि आखिर नोटबंदी से हासिल क्या हुआ, इसलिए सरकार को इस पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है। बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा है कि नोटबंदी का मतलब सही से नहीं समझा गया। प्रधानमंत्री ने एक स्ट्रोक से कई उद्देश्य हासिल कर लिए। नोटबंदी को एक संगठित सुधार की तरह देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कहा गया था कि नोट नहीं आएंगे, लेकिन इसके साथ ये भी बताना पड़ेगा कि नोट आए कहां से। इसके साथ ही हिसाब भी देना पड़ेगा। सारा हिसाब चल रहा है, कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी कुछ भी तर्क दे, लेकिन नोटबंदी को लेकर सरकार पर पहले से हमलावर विपक्ष को आरबीआई के ताजा आंकड़ों के रूप में सरकार को घेरने का नया सियासी हथियार जरूर मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 2019 का चुनाव सर पर है और कांग्रेस अभी भी एनडीए सरकार के खिलाफ राजनीतिक मुद्दे तलाश रही है। बड़ी मुश्किल से उसके हाथ लगा था राफेल डील का मुद्दा, लेकिन राफेल डील के मुद्दे पर अब सरकार ने अपने सबसे बड़े प्रवक्ता अरुण जेटली को उतार दिया है। अरुण जेटली ने आज साफ साफ कहा कि राफेल की डील एक शानदार डील है। राहुल गांधी अनाप शनाप बोल रहे हैं क्योंकि वो नासमझ है। – 2019 के चुनावी महासंग्राम में कांग्रेस राफेल डील को बड़ा घोटाला मुद्दा बनाने का खुला ऐलान कर चुकी है। मंच और मौका कोई भी हो, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल डील को लेकर सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं चूकते हैं। वहीं राहुल को जवाब देने के लिए अब खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कमान संभाल ली है। जेटली ने कहा है कि राफेल के दाम पर कांग्रेस लगातार अलग अलग बयान दे रही है और वो खुद कंफ्यूज है। False. And I repeat, every fact is false, not one fact is true. Mr. Rahul Gandhi himself
has given some 7 different prizes in different speeches with regard to the Rafale. That is the 2007 offer. And the simple case is as though this is a kindergarten debate or a primary school debate. Well, I was paying 500 and something, you've paid 1600 and something. That's the argument being given. It shows how little an understanding he has. जेटली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती। राफेल का समझौता पूरी तरह से 2 सरकारों के बीच का है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। If you can go to the extent of misquoting President Macron and saying, well, he told me there is no secrecy clause. The French government denied it. The government of India sought the secrecy clause in Parliament, and then you turn around and say, well, होगा पर मैं नहीं मानता। जेटली ने राफेल मुद्दे पर कांग्रेस से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा, यूपीए सरकार पूरी तरह से निर्णय लेने में असमर्थ थी। क्या ये सही नहीं है कि इसी कारण इतनी महत्वपूर्ण डील करीब 1 दशक तक टलती रही? उन्होंने सवाल दागा कि क्या इस डील में देरी के कारण ही भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर शंका नहीं खड़ी हुई? वहीं कांग्रेस ने जेटली के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उल्टे कई सवाल कर दिए हैं। और हम सरकार को कहना चाहते हैं कि अगर आप पाक साफ हैं, अगर आप कुछ नहीं छुपाना चाहते, अगर आप समझते हैं कि जो आपने किया है वो बिल्कुल सही किया है, तो आप संयुक्त संसदीय समिति की मांग मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है? हम एक बार फिर से इस मंच से दोहराना चाहते हैं कि इस सारे राफेल मामले की जांच एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। राफेल डील को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर सरकार की ओर से ये अब तक का सबसे बड़ा जवाब था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ छिड़े राफेल के रण को किस अंदाज में और कैसे आगे बढ़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। त्रिपुरा को भगवा रंग में रंगने वाले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव का अजब गजब ज्ञान है। उनका ज्ञान कुछ ऐसा ही है कि सुनकर कभी कभी हंसी आ जाती है। उन्होंने महाभारत के टाइम पर इंटरनेट और सैटेलाइट का दावा किया था। साथ ही साथ उन्होंने एक नया बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि तालाब के अंदर जितनी बतख तैरेगी उतना ज्यादा ऑक्सीजन तालाब में होगा और उससे मछली उत्पादन उतना ही बढ़ेगा। पानी पर तैरती ये बत्तखें ऑक्सीजन का सिलेंडर है। बत्तखें जितना ज्यादा पानी में तैरेंगी उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। ये हम नहीं कह रहे और न ही हम इसका दावा कर रहे हैं, बल्कि ये नया विप्लव ज्ञान है। त्रिपुरा के बयान बहादुर मुख्यमंत्री विप्लव देव ने बत्तखों को लेकर ये ज्ञान दिया है। विप्लव ने एक कार्यक्रम में कहा कि बत्तखें जब तैरती हैं तो जलाशय में ऑक्सीजन का स्तर अपने आप बढ़ जाता है। बत्तखों के तैरने से ऑक्सीजन रिसाइकिल होती है और जलाशय में रहने वाली मछलियों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। विप्लव देव पहले ही इतने अटपटे बयान दे चुके हैं कि उनकी इस डक थ्योरी पर भी सवाल उठने लगे। उधर मुख्यमंत्री विप्लव के बयान पर मुहर लगाने के लिए उनके ओएसडी संजय मिश्रा सामने आए। संजय मिश्रा ने कहा कि सीएम ने बत्तखों के पानी में तैरने से ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने वाला जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ की इंदिरा गांधी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है। विप्लव देव की डक थ्योरी का समर्थन कुछ शोधकर्ताओं ने भी किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा परिषद के वैज्ञानिक ए देव वर्मा ने कहा कि रिसर्च में ये बात सामने आई है कि बत्तख प्राकृतिक वायुयान है और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में मदद करती है। बत्तखों पर विप्लव देव के ज्ञान को भले ही वैज्ञानिक बताया जा रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें इस बयान के लिए खूब ट्रोल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू में केंद्र सरकार पंचायत चुनाव कराना चाहती है ताकि वहां पर लोकतंत्र को मजबूती मिल सके, लेकिन इसके बावजूद भी आतंकी गतिविधियां इसके राह में रोड़ा बनी हुई हैं। इस बीच एनआईए को खबर मिली है कि श्रीनगर जेल का डिप्टी जेलर स्थानीय आतंकी कमांडो से मिलकर सीमा पार लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेज रहा है।
जेल में रची जा रही थी खौफनाक साजिश। जेल के आतंकी प्लान का सनसनीखेज खुलासा। जेल से तैयार हो रही थी आतंकियों की फौज। डिप्टी जेलर निकला आतंकियों का एजेंट। एनआईए की गिरफ्त में आए इस शख्स का चेहरा भले ही छिपा हुआ हो, लेकिन इसकी खौफनाक और सनसनीखेज करतूत का पूरा खुलासा हो चुका है। ये शख्स जम्मू की अम्फला जेल का डिप्टी जेलर है। नाम है फिरोज अहमद लोन, निवासी बड़गाम, जिला जम्मू। एनआईए ने फिरोज को कश्मीरी युवकों को आतंकी बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो स्थानीय युवकों को आतंकी संगठनों में शामिल कर उन्हें पाकिस्तान स्थित आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग के लिए भेजता था। फिरोज के साथ एनआईए ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक ओवरग्राउंड वर्कर को भी गिरफ्तार किया है, जिसका नाम इसहाक पल्ला है, जो कि शोपिया जिले का रहने वाला है। फिरोज अहमद लोन पहले श्रीनगर सेंट्रल जेल में तैनात था, जबकि पकड़ा गया कुख्यात आतंकी इसहाक पल्ला बीते कुछ सालों से श्रीनगर जेल में बंद था। दोनों जेल में बंद आतंकी कमांडरों के गठजोड़ से स्थानीय युवकों को आतंकी बनने के लिए उकसाते थे, और जो उनके बहकावे में आ जाता था उसे आतंकी ट्रेनिंग के लिए सीमा पार भेजा जाता था। फिरोज और इसहाक की खौफनाक साजिश का खुलासा तब हुआ जब एलओसी के पास से सुहेल और दानिश नाम के दो युवक पकड़े गए। दानिश और सुहेल ने पूछताछ में बताया कि इन दोनों को पाकिस्तान आतंकी ट्रेनिंग के लिए भेजने वाला इसहाक पल्ला है, और इसहाक पल्ला पिछले काफी समय से श्रीनगर सेंट्रल जेल में बंद है, और इन दोनों की मुलाकात इसहाक पल्ला से जेल में हुई, जिसके पीछे एक अहम रोल निभाया फयाज अहमद लोन ने, जो उस वक्त वहां पर इंचार्ज जेलर थे। इसी के बाद एनआईए को शक गहराया और उन्होंने इस मामले की पड़ताल शुरू की और इसमें कई चीजों को पुख्ता पाया, जिसके बाद इसहाक पल्ला और फयाज अहमद लोन दोनों को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने डिप्टी जेलर फिरोज अहमद लोन को 10 दिन और आतंकी इसहाक को 6 दिन की रिमांड पर एनआईए के हवाले कर दिया है। दोनों से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अब तक इन दोनों ने कितने युवकों को आतंकी ट्रेनिंग के लिए सीमा पार भेजा। लश्कर के आतंकी नवीद जट के 6 फरवरी को फरार होने में भी एनआईए डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट से पूछताछ कर रही है। एनआईए को आशंका है कि नवीद जट को भगाने में भी जेल के कुछ अधिकारियों की ही मिलीभगत है। अजय जांडियाल, श्रीनगर, इंडिया न्यूज। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में फिलहाल एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। घटना अब भी जारी है। ये राज्य है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल। केरल में बाढ़ का पानी तो उतर गया है, लेकिन सामान्य जिंदगी पटरी पर अभी तक नहीं लौट पाई है। देख रहा हूँ मैंने कर लिया काम, मैंने काम कर दिया खड़ा। कुदरत की मार के आगे कैसे पहाड़ भी जमीन पर आ जाता है, ये उसकी जीती जागती तस्वीर है। उत्तराखंड के पौड़ी के पाटी सैंड गांव में इस कदर लैंडस्लाइड हुई कि पहाड़ का एक हिस्सा भरभराकर नीचे गिर गया। पहाड़ का हिस्सा एक निर्माणाधीन इमारत के बगल में गिरा और इसकी चपेट में दुकान मकान आ गए। इस हादसे में कुछ लोग घायल भी हो गए। उत्तराखंड के टेहरी में बागुड़ा केदार के पास कोट गांव में 2 मकान जमींदोज हो गए। मकान के साथ परिवार भी दब गया। मलबे से 6 लोगों के शव निकाले गए। राहत बचाव की टीम ने काफी मशक्कत के बाद मलबे से एक बच्ची को जिंदा बचाया। कुदरत के कहर की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की। यहाँ के लवकुश नहर में तेज बारिश से एक मकान धराशायी हो गया। मकान के नीचे का हिस्सा जब दरका, तभी यहाँ रह रहे लोगों ने मकान खाली कर दिया और फिर देखते ही देखते पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। मकान को जमींदोज होने में महज 6 सेकंड लगे।
सैलाब के हाहाकार की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के बालाघाट की है। भारी बारिश के चलते नाले में जोरदार उफान आया। नाले के किनारे बने इस घर के चारों तरफ सैलाब बहने लगा, जिसके बाद इस घर में 15 से 20 लोग फंस गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से इन लोगों को सैलाब से बाहर निकाला जा सका। अरे मुर्गा से भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश के कटनी जिले में नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया और सड़कें सैलाब में समा गई। कटनी के कछार गांव में घर बार से लेकर खेत खलिहान तक डूब गए। मध्य प्रदेश में ही नहीं, यूपी में भी बारिश और बाढ़ ने खूब हाहाकार मचाया। छुटमलपुर के मां शाकुंभरी देवी मंदिर के बाहर तो सैलाब इस कदर उमड़ा कि गाड़ियां तिनके की तरह बहने लगी। गनीमत यह रही कि उस वक्त गाड़ी में कोई बैठा नहीं। बारिश का पानी मंदिर परिसर में घुस गया और कई अस्थायी दुकानें भी बह गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज ने चंडीगढ़ में आज शौर्य सम्मान का आयोजन किया। शौर्य सम्मान में उन जांबाज पुलिस वालों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी सर्विस में सराहनीय योगदान दिया है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के प्रमोटर और एमडी कार्तिकेय शर्मा भी इस कार्यक्रम में खास तौर पर मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज साफ कर दिया कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव 2019 में नहीं हो सकते। उनका कहना है कि इस पर एक व्यापक बहुमत बनाया जाएगा, जिसकी तैयारी 2024 से पहले नहीं हो सकती। उन्होंने इन अटकलों को भी खारिज कर दिया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगेगा और उसके बाद वहां पर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव होंगे। यानी अब जितने भी चुनाव होने हैं वो अपने तय वक्त पर तय शेड्यूल के साथ ही होंगे। मुख्यमंत्रियों की बैठक के अंदर वन नेशन वन पोल को लेकर क्या सलाह बनी, क्या फैसला हुआ? 2019 के चुनाव में ऐसा नहीं लगता कि देश भर के सब चुनाव एक साथ हो पाएंगे। हाँ, 2024 तक के चुनाव के समय ये सारी बाधाएं दूर करने के बाद ये ऐसी संभावना है कि वो चुनाव सारे एक साथ उस समय तक हो जाएंगे। क्या हरियाणा में समय से पहले चुनाव होंगे सर? हम तैयार हैं। यदि एक समय ऐसा मानो कोई चुनाव आयोग से आता है या कहीं से भी इस प्रकार की तैयारी दिखाई जाती है कि चुनाव एक साथ लोकसभा के साथ राज्यसभा के होते हैं, तो हमने पहले भी घोषणा की है कि हम इसके लिए तैयार हैं। कभी भी चुनाव हो जाए, किसी भी समय चुनाव हो जाए, लेकिन अपनी ओर से हमने कोई मांग नहीं की है कि चुनाव को जल्दी किया जाए। बड़ी अटकलें लग रही थी और बड़ी संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां पर थोड़े वक्त के लिए गवर्नर शासन लगाया जाए और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और राज्य मतलब केंद्र, इन सब के चुनाव साथ हो। क्या ऐसी किसी संभावना पर विचार हुआ? क्योंकि ये सब बीजेपी शासित राज्य हैं। जिन 3 राज्यों की नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। देखिए, आपने शब्द प्रयोग किया, अटकलें लगाई जा रही हैं। अटकलें सब लगाते हैं और अटकलें लगाने में बड़ा अपना अपना हेतु होता है सबका। किसी का हेतु आनंद लेना होता है, किसी का हेतु वास्तव में जल्दी चुनाव करा के लाभ लेना होता है, किसी का हेतु जल्दी चुनाव करा के सामने वाले को नुकसान पहुंचाने का हो सकता है। अटकल अपने आप में अटकल है, इसलिए अटकलें सब लग रही हैं। लेकिन इन अटकलों के आधार के ऊपर कोई निर्णय होंगे ऐसा नहीं है। हमको चूंकि 3 प्रदेशों के चुनाव ये ड्यू टाइम इसका शायद नवंबर दिसंबर है, उस समय होने वाले हैं। उसके बाद लोकसभा का चुनाव मार्च अप्रैल में होने ही वाला है। हमारा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होगा, वो होने ही वाला है। इसलिए इन अटकलों के आधार के ऊपर तो कोई निर्णय नहीं, और जैसा मैंने बताया कल इसकी कोई चर्चा नहीं हुई है। मतलब ये चुनाव समय पर होंगे? अभी तक के सब जो चुनाव की तैयारी हमारी समय पर है। हरियाणा के यमुनानगर में एक बहू ने बवाल मचा दिया।
बवाल इसलिए मचा क्योंकि बच्चे ससुराल वालों के पास थे और बहू का झगड़ा उसके पति से हो चुका था। इसके बाद इसने ऐसा कुछ किया जिसको देखकर सब लोग हैरान रह गए। ससुराल में घुसकर बहू का सीसा तोड़ बवाल, बच्चों को कैद किया तो एक मां बागी बन गई। पति पत्नी के झगड़े का हाई वोल्टेज ड्रामा। हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीर हरियाणा के यमुनानगर की है, जहां अपने 2 बच्चों को पाने के लिए एक महिला ने अपने ससुराल पहुंचकर जमकर बवाल काटा। अंजू नाम की इस महिला का आरोप है कि ससुराल वालों ने धोखे से उसके 2 बच्चों को छीन लिया। जब उसे इस बात का पता चला तो अपने बच्चों से मिलने पहुंची, लेकिन ससुराल वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। बस फिर क्या था, एक मां को चंडी बनने में जरा भी देर नहीं लगी और अपने बच्चों को पाने के लिए महिला ने पहले घर के बंद दरवाजे पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और फिर गेट बांधकर घर के अंदर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। बच्चे झूठ बोलवा के ना सिर्फ मेरे को ब्लैकमेल करके ऐसे ही मोशन के मेरी मम्मी आज में हॉस्पिटल में और बच्चों को याद करी तो एक बार बच्चों को छोड़ जा और थोड़े दिन बाद वो मान जाएगा। मैं उनको समझा दूंगा कि बच्चे तेरे को दे दूंगा या तेरे को घर में दिलाऊंगा। उसकी बात तो मैं आ गई, मैं बच्चे छोड़ के चली गई। ठीक है, उस दिन के बाद ही मैंने बच्चों को मिलने नहीं दिया। बताओ मेरी क्या गलती है। महिला का ये भी आरोप है कि वो कई सालों से अपने पति से अलग रह रही है और कोर्ट में केस भी चल रहा है। बावजूद इसके धोखे से उसका पति उससे आए दिन रुपए ऐंठता रहा। उधर जैसे ही हंगामे की खबर पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। देवीदास शारदा, यमुनानगर, इंडिया न्यूज। मोदी सरकार ने मंत्रियों से लाल बत्ती तो उतरवा ली, लेकिन उनके मंत्रियों की हनक अभी तक खत्म नहीं हुई। कल ऐसा ही नजारा ग्वालियर स्टेशन पर देखने को मिला, जब एक मंत्री जी को लेने प्लेटफॉर्म पर ही गाड़ी पहुंच गई, तमाम नियम कानून को ताक में रखकर। हर कोई हैरान है कि आखिर ये कार रेलवे प्लेटफॉर्म पर कैसे आ गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्टेशन पर मौजूद यात्री भी ये देखकर चौंक गए कि रेलवे प्रशासन ने किसी कार को यहाँ तक पहुँचने कैसे दिया। लेकिन जब कार किसी वीवीआईपी के लिए आई हो तो नियम कायदे कहाँ माने जाते हैं। दरअसल ये कार एक केंद्रीय मंत्री को लेने के लिए सीधे प्लेटफॉर्म तक आ पहुंची थी। भोपाल एक्सप्रेस से मिनिस्टर साहब रात के करीब 1:10 पर ग्वालियर उतरे। मंत्री जी के मातहतों ने पूरा इंतजाम पहले से कर रखा था। मंत्री जी को एक कदम पैदल न चलना पड़े और उनके पैर न दुखने लगे, इसलिए प्लेटफॉर्म तक कार पहुंचा दी गई। ट्रेन से उतरते ही सीधे मंत्री जी कार में सवार हो गए और फुर्र से निकल गए। इस पूरे वाकये को यात्रियों ने मोबाइल में कैद कर लिया तो वीवीआईपी कल्चर का काला चेहरा सबके सामने आ गया। जब स्टेशन के निजाम से पूछा गया कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, कार प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच गई, तो साहब हकलाने लगे। क्या लगता है रेलवे की बहुत बड़ी लापरवाही है कि इसमें गाड़ी नहीं, इसमें रेलवे की लापरवाही नहीं कही जा सकती जब तक कि वो केस पूरी तरह से सर्च आउट नहीं किया जा सकता। हालांकि ग्वालियर के स्टेशन डायरेक्टर ने माना कि रेलवे एक्ट का उल्लंघन हुआ है, इसलिए जांच होगी और फिर कार्रवाई भी होगी। इस संबंध में अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं कि कोई प्लेटफॉर्म पे है। आप लोगों ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म पे कोई कार आई है तो उसके सर्च करके उसे अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या नियम है सर? रेलवे एक्ट के अंदर इसके अंदर कार्रवाई है, वो किया जाएगा। क्या केंद्रीय मंत्री कानून से और नियमों से अलग है? रेलवे के नियमों के अनुसार यदि इस तरह की कोई भी हरकत करता है या गुस्ताखी करता है तो अविलंब उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और जो दोषी अधिकारियों उन्हें दंडित करना चाहिए। तो रेलवे ने अभी तक क्या कार्रवाई करी, स्पष्ट हो? कार्रवाई जब होगी तब होगी, लेकिन जिस मोदी सरकार ने वीवीआईपी की कारों से लाल बत्ती उतरवाकर वाहवाही बटोरी थी, उसी सरकार के मंत्री ने ग्वालियर में जो हनक दिखाई उसकी जमकर चर्चा हो रही है। सब यही कह रहे हैं कि लाल बत्ती चली गई लेकिन वीवीआईपी की ऐंठन खत्म नहीं हुई। सुयश शर्मा, इंडिया न्यूज, ग्वालियर। मोदी सरकार का सपना है बुलेट ट्रेन, लेकिन उसको पूरा होने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन उससे पहले ही रेलवे को स्मार्ट बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसे डब्बे बनाए जा रहे हैं जो अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस हैं और जिन्हें स्मार्ट ट्रेन के डब्बे कहा जा सकता है।
ये रेलवे का स्मार्ट कोच है जो सफर को स्मार्ट, सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए तैयार है। इस कोच को स्मार्ट बनाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। इस स्मार्ट कोच में सुविधाएं ऐसी हैं कि राजधानी, शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनें रश्क करें। स्मार्ट कोच की सबसे बड़ी खासियत ट्रैक मॉनिटरिंग सेंसर है। जब भी ट्रेन के पहिए या फिर ट्रैक में खराबी आएगी तो कोच खुद से ही कंट्रोल रूम को SMS के जरिए सूचना दे देगा। ऐसे 8 सेंसर एक कोच में लगे हैं। कोच में वाटर लेवल सेंसर भी लगे हैं जो पानी खत्म होने पर अगले स्टेशन को SMS से सूचित कर देगा। मेट्रो ट्रेन की तर्ज पर स्मार्ट कोच में इमरजेंसी बटन टू कॉल भी लगा है। इसके जरिए यात्री इमरजेंसी की स्थिति में ट्रेन ड्राइवर से बात कर सकते हैं। कोच में पैसेंजर इंफॉर्मेशन एंड कोच कंप्यूटिंग सिस्टम यानी पीकू भी लगा है। कोच के अंदर लगा ये सिस्टम यात्रियों के मोबाइल से भी जुड़ जाएगा और यात्रियों को सीट पर बैठे बैठे ही सारी जानकारी मिल सकेगी। स्मार्ट कोच GPS से लैस है, यानी कोच के लोकेशन का पता लगाना आसान है। स्मार्ट कोच में वाईफाई की सुविधा है जिसका यात्री मुफ्त लाभ उठा सकते हैं। इंटरनेट की स्पीड की दिक्कत न हो इसलिए कोच में खास एंटीना भी लगाया गया है। कोच में लगे CCTV कैमरे के जरिए अपराधियों और संदिग्धों की पहचान भी आसान हो सकेगी। ये कोच इसलिए स्मार्ट है कि जब रेल सफर के दौरान अक्सर साफ सफाई, खान पीन, AC की प्रॉब्लम, इस तरह की शिकायतें होती है तो मैनुअली लोगों को इत्तला करना पड़ता है। लेकिन अब इस स्मार्ट कोच में सारी चीजें ब्लैक बॉक्स या फिट जनरेशन का सिस्टम लगा हुआ है, उसके जरिए कर सकते हैं। और अभी हम स्मार्ट कोच के अंदर आपको दिखाते हैं कि जो चेन पुलिंग के लिए रस्सा होता था उसके जगह पहली बार बटन का इस्तेमाल किया गया है। रायबरेली मॉडर्न कोच फैक्ट्री में बड़ी मेहनत से इस स्मार्ट कोच को तैयार किया है। हर कोच में मॉडर्न फीचर्स लगाने में 15 लाख तक खर्च हुए हैं। इस कोच में हमने एक ब्लैक बॉक्स लगा दिया है जैसे हवाई जहाज वगैरह में होता है और स्मार्ट युग का जमाना है जैसे आपने कहा, तो इसको हमने कोच को इंटेलिजेंट बना दिया है। तो इसमें हमारा जो पैसेंजर का इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट सिस्टम है जिसको हम इंफोटेनमेंट सिस्टम कहते हैं, जो कुछ कोचेज में अभी से ही हम लोग लगा रहे हैं, बट ये एक एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा और उसमें लोग जो हैं नॉट ओनली यहाँ पे इंफॉर्मेशन पा सकते हैं बट अपने मोबाइल वगैरह पे भी लोकल वाईफाई से एक्सेस कर सकते हैं। कोच को फिलहाल कैफियत एक्सप्रेस में लगाया जाएगा। भविष्य में रेल मंत्रालय ऐसे 100 स्मार्ट कोच तैयार करने पर विचार कर रहा है। वर्ल्ड क्लास की जो एडिशनल फीचर्स हैं, हाईटेक फीचर्स हैं, उनको इनमें इस्तेमाल किया गया है और इस महीने के अंत तक ये पटरी पर दौड़नी शुरू हो जाएगी। कैमरामैन गंगा के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।